आप सभी लोग एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल मैंने आपको जो सुबह मॉर्निंग टाइम पे विंसेर ईयर बुक की जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा था उसमें थोड़ा सा करेक्शन करने हैं, तो वो वीडियो ही मैंने हटा दी थी क्योंकि एक दो फैक्ट इसमें गलत दिए थे, एक दो फैक्ट मुझसे गलत हो गए। ठीक है, तो कोई परहेज़ नहीं है क्योंकि वो लगभग 1000 लोगों ने देखी थी और वो जो वीडियोज़ देखते हैं विंसेर ईयर बुक वाले 10,000 15,000 20,000 तक स्टूडेंट उसमें जो है इंटरेस्ट रखते हैं क्योंकि जो व्यूज़ आते हैं उसमें वो लगभग इतने आते हैं, नहीं उतने बच्चे उसको पढ़ते हैं। हमने क्रैश कोर्स की 28 नंबर की क्लास कल इवनिंग में दे दी है, यानी कल हमने 28 क्लास देखी, आज ये देखेंगे 29 क्लास क्रैश कोर्स की कल आएगी और इस संडे फाउंडेशन बैच की नींव रखी जाएगी। यानी ठीक है, एक नया उद्घाटन होगा, पहली बार एक नए तरीके से मैं आपके सामने आऊँगा। नए तरीके का मतलब पढ़ाने का जो तरीका है कंप्लीटली चेंज हो जाएगा मेरा। ठीक है, उत्तराखंड हिस्ट्री का अलग फोल्डर होगा, उत्तराखंड भूगोल का अलग होगा, उत्तराखंड इकोनॉमी का अलग होगा, उत्तराखंड करंट अफेयर का अलग होगा। इस तरीके से उत्तराखंड का देखेंगे नए बैच के लिए। एनसीईआरटी आधारित जीएस डेप्थ में पढ़ेंगे ताकि दोबारा कहीं पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, और इसी के साथ हिंदी भी कंप्लीट डेप्थ पढ़ जाएंगे, इसके अलावा कहीं पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फाउंडेशन बैच की नींव रखी जाएगी संडे को। ठीक, देखिए आज की क्लास, क्योंकि कल की क्लास का एक प्रकार से रिवीजन है, दोबारा मैं उसको करा रहा हूँ। बहुत बच्चों ने नहीं देखा था, मैं लिखूंगा कम बोलूंगा ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि समय भी कम है और मेरी कोशिश है कि अंडर 30 मिनट ये वीडियो हो जाए, यानी 25-27 मिनट के अंदर ये हम कंप्लीट करें। पहला क्वेश्चन लिखो किस चंद्र शासक द्वारा सर्वप्रथम अभिलेख खुदवाया गया था? किस चंद्र शासक द्वारा सर्वप्रथम अभिलेख खुदवाया गया था? किस चंद्र शासक द्वारा सर्वप्रथम अभिलेख खुदवाया गया था? अभिलेख का मतलब होता है पहले राजा महाराजा क्या करते थे, संदेश देने के लिए जनता को मैसेज छोड़ते थे। ठीक है, वो अभिलेख के माध्यम से होते थे, चाहे पत्थरों में करो, शिलालेख के माध्यम से करो, ताम्रपत्र में करो, कहीं भी करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, सर्वाधिक उम्र दराज चंद्र शासक कौन था? यानी सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला चंद्र राजा। ठीक है, यानी सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला चंद्र शासक, सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला जो चंद्र शासक था उसका नाम अपने आप में क्या है बच्चों? ज्ञानचंद्र। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा कार्यकाल अगर किसी चंद्र शासक का हुआ वो है किसका? ज्ञानचंद्र का। नेक्स्ट फैक्ट लिखो आप लोग, नीलू कठायत किस चंद्र शासक का सेनापति था? नीलू कठायत किसका सेनापति था? ज्ञानचंद्र का। नीलू कठायत किसका सेनापति था? नीलू कठायत किसका सेनापति था? ज्ञानचंद्र का था। मैंने ऊपर को टिक कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, चंपावत के बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया था? चंपावत के बालेश्वर मंदिर का, ठीक है, चंपावत के बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार मतलब उसका रिपेयर। ठीक है, जीर्णोद्धार किसने कराया था? सोमचंद ने, जो कि चंद्रवंश का क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। कहीं कहीं थोहर चंद भी मानते हैं कहीं विद्वान इसको, कहीं कहीं सोमचंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, एक हथिया नौला का निर्माण किस चंद्र शासक ने कराया था? ये क्वेश्चन कल जो था वो इसमें कंफ्यूजन हो गया था। ठीक है, एक हथिया नौला, पहले बता रहा हूँ ये मैंने जो थल बताया था ये एक्चुअली है चंपावत में। एक हथिया नौला आएगा तो आएगा चंपावत में, जबकि एक हथिया देवाल आएगा, एक हथिया देवाल ये आएगा थल में। थल मतलब पिथौरागढ़ जिले में। ठीक है, ये है थल पिथौरागढ़ में और ये है अपने आप में चंपावत में। और एक हथिया नौला जो चंपावत है इसका निर्माण लिखो उद्योत चंद। क्या लिखोगे? उद्योत चंद। ठीक, मतलब चंद्र शासक उद्योत चंद था, कहने का मतलब ये है। चंद्र शासक कौन था? उद्योत चंद था। अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, बालेश्वर मंदिर का निर्माण किस चंद्र शासक ने पूरा कराया था? विक्रम चंद्र ने। ठीक है, ये लिखो, बालेश्वर मंदिर का निर्माण किस चंद्र शासक ने पूर्ण कराया था? उसका नाम है विक्रम चंद्र। विक्रम, एक प्रकार से रिवीजन करना है आपने। ठीक है, इसका नाम है क्या? विक्रम चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है वो आता है कि डोटी के साथ 12 साल का युद्ध किसने लड़ा? 12 वर्षीय युद्ध किसने लड़ा? मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, और इसका आंसर है भारती चंद्र। ठीक है, लिखो, किस चंद्र शासक ने डोटियों के साथ 12 वर्षीय युद्ध लड़ा? डोटी के साथ 12 वर्षीय युद्ध लड़ा भारती चंद्र। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, भारती चंद्र। यानी आपने क्या लिखा होगा कि चंद्र शासक ने डोटियों के साथ 12 वर्षीय युद्ध लड़ा भारती चंद्र। सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन लिखना है आपने वो लिखना है, कट्टकाली प्रथा को प्रोत्साहन देने वाला चंद्र राजा कौन था? कट्टकाली प्रथा को प्रोत्साहन देने वाला चंद्र राजा लिखो भारती चंद्र।
कट्टकाली प्रथा को प्रोत्साहन देने वाला चंद राजा कौन था? भारती चंद्र था। ठीक है, अगला लिखो, किस चंद्र शासक के समय सर्वप्रथम भूमि बंदोबस्त कराई गई? ठीक है, लिखो सर, किस चंद्र शासक के समय सर्वप्रथम भू बंदोबस्त कराई गई? किस चंद्र शासक के समय सर्वप्रथम भू बंदोबस्त कराया गया? ये है अपने आप में रतन चंद्र। ठीक है यार, रत्न चंद्र, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी। रत्न चंद्र के समय सर्वप्रथम क्या कराया गया था? भू बंदोबस्त कराया गया था। ठीक है, अगला लिखो, गढ़वाल पर सर्वप्रथम आक्रमण किस चंद्र शासक ने किया था? कीर्ति चंद्र। सुपर इंपोर्टेंट कर देना, गढ़वाल पर सर्वप्रथम आक्रमण, गढ़वाल पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला चंद्र शासक कीर्ति चंद्र। ये भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट अपने आप में क्वेश्चन रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, चंद्रवंश का सबसे उम्रदराज राजा कौन था? यानी सबसे उम्रदराज राजा चंद्रवंश में भीष्मचंद्र। सबसे उम्रदराज चंद्र राजा कौन सा था? भीष्मचंद्र था। ठीक है, भीष्मचंद्र। और जिसने ये क्लास नहीं पढ़ी है, जो नए बच्चे हैं, वो आप इसका वेट करना, उत्तराखंड हिस्ट्री से शुरू करूंगा। साथ ही साथ जिसको अभी भी पढ़ना है, पुरानी वीडियो चंद्रवंश से देख सकता है प्लेलिस्ट से। अगला क्वेश्चन आपने लिखना है, मुगल शासक अकबर का समकालीन रुद्रचंद्र लिखो। मोस्ट इंपोर्टेंट, अकबर का समकालीन लिखो। अकबर का समकालीन, यानी जब अकबर शासन कर रहा था उसी समय है, उसके टाइम पे कौन सा था? रुद्रचंद्र था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लिखो, रुद्रचंद्र की अकबर से भेंट किस स्थान पर हुई थी? पहली भेंट हुई थी लाहौर में। रुद्रचंद्र की अकबर से किस स्थान पर भेंट हुई थी? लाहौर में लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपने क्या लिखना है? लाहौर में। अगला लिखा है, किस चंद्र राजा ने सामाजिक व्यवस्था की स्थापना है? तो धर्म निर्णय पुस्तक लिखी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करना, रुद्रचंद्र ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करना, धर्म निर्णय पुस्तक। मोस्ट इंपोर्टेंट करना, धर्म निर्णय पुस्तक किसकी है? रुद्रचंद्र की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, कुमाऊं का धृतराष्ट्र किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है शक्ति गोसाई को। ठीक है, कुमाऊं का धृतराष्ट्र लिखो। कुमाऊं का धृतराष्ट्र किसको कहा जाता है? शक्ति गोसाई को। कुमाऊं का धृतराष्ट्र किसको कहा जाता है? शक्ति गोसाई को लिखना है। अगला लिखना है, तुजुक ए बाबरी में चंदू का सबसे धनी राजा किसको बताया गया है? और इसका मतलब है कहीं ना कहीं तुजुक ए बाबरी, जो कि बाबर की आत्मकथा है, वहां से भी चंद्रवंश के शासन की जानकारी मिलती है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तुजुक ए बाबरी में सबसे धनी राजा, तुजुक ए बाबरी में सबसे धनी चंद्र राजा किसको बनाया गया है? लक्ष्मी चंद्र को। यानी बहुत माल आदमी था, मतलब माल सेठ था। ठीक है, लक्ष्मी चंद्र बहुत ज्यादा, इसके पास क्या था? अपने आप में धन पानी माल पानी इसके पास हुआ करता होगा। ठीक है, ये बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, किस चंद्र राजा ने अल्मोड़ा में भूमिदान किया था? लक्ष्मी चंद्र। ये तो ठीक है, अल्मोड़ा में भूमिदान भी लिख दो इसी के नीचे। इसी ने क्या किया था? अल्मोड़ा में भूदान, भूमि दान भी किया गया था, इसके द्वारा कराया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने लिखना है, कत्यूरियों की राजभाषा क्या थी? संस्कृत थी। ठीक है, कत्यूरियों की राजभाषा लिखो। कत्यूरी की राजभाषा, कत्यूरी राजभाषा क्या हुआ करती थी? संस्कृत। कत्यूरियों ने अपनी जो राजभाषा बताया था वो किसको बनाया था? संस्कृत को बताया था। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो लिखना है आपको, किस कत्यूरी राजा द्वारा परम वैष्णव की उपाधि धारण की गई थी? परम वैष्णव, परम वैष्णव किस कत्यूरी राजा द्वारा परम वैष्णव की उपाधि धारण की गई थी? इसका नाम है सुभिक्ष्य राज। ठीक है, किस क्या लिखोगे? सुभिक्ष्य। मैंने पहले कहा था कि ये क्लास थोड़ा तेज पढ़ाऊंगा। ठीक है, तेज करना है इसको, ये क्योंकि दोबारा रिवीजन, मतलब दोबारा ये क्लास करानी पड़ रही मुझे। अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, किस चंद्र राजा ने अपनी मूर्ति जागेश्वर मंदिर में स्थापित की थी? दीपचंद ने। ठीक है, लिखो, किस चंद्र शासक ने अपनी मूर्ति जागेश्वर मंदिर में, अपनी मूर्ति स्थापित करने वाला, अपनी मूर्ति स्थापित करने वाला जो चंद्र राजा था वो कौन था? दीपचंद। क्या लिखोगे? दीपचंद ने अपनी मूर्ति कहाँ स्थापित की थी? अपने आप में जागेश्वर मंदिर में। ठीक है, अगला लिखो, दीपचंद और रानी श्रृंगार मंजरी को कैद करने वाला चंद्र शासक, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, मोहन चंद्र। ठीक है, दीपचंद व रानी श्रृंगार मंजरी को कैद करने वाला चंद्र राजा, दीपचंद व रानी श्रृंगार मंजरी को कैद लिखो। दीपचंद प्लस रानी श्रृंगार मंजरी को कैद करने वाला, ठीक है, वाला जो राजा था वो कौन सा था? मोहन चंद्र।
यानी किस चंद शासक ने इन दोनों को कैद किया था, दीपचंद और रानी श्रृंगार मंजरी को कैद मोहन चंद ने किया था। अगला क्वेश्चन जो आपने लिखना है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस परमार शासक ने अपने पुत्र प्रद्युम्न शाह को अल्मोड़ा की गद्दी पर बिठाया था, यानी ललित शाह। यानी सीधा सीधा क्वेश्चन लिखो आप लोग, अल्मोड़ा की गद्दी से शासन करने वाला परमार शासक, अल्मोड़ा यानी कुमाऊं में भी शासन किया था, ठीक है। अल्मोड़ा की गद्दी से शासन करने वाला पंवार शासक लिखो, करने वाला पंवार शासक लिखो प्रद्युम्न शाह। ये सब पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है। प्रद्युम्न शाह और इसके ब्रैकेट में लिखो ललित शाह का पुत्र, दोनों हो जाएगा आपका काम। ललित शाह का क्या था, ये पुत्र हुआ करता था प्रद्युम्न शाह, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, हरकदेव जोशी किन राजाओं के प्रसिद्ध दीवान थे, चंद, यानी हरकदेव जोशी लिखो, हरकदेव जोशी, ठीक है। ये किसके दीवान थे, चंद राजाओं के, यानी किसके दीवान थे, चंद राजाओं के थे, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, चंद राजवंश में चारथान व्यवस्था क्या थी, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, पंचायती कचहरी हुआ करती थी, ठीक है। यानी एक प्रकार की पंचायतें जो बैठती थी न्याय के लिए, वही इनकी चारथान व्यवस्था थी। तो लिखो चंद राजाओं की चारथान व्यवस्था का संबंध था, चंद राजाओं की चारथान व्यवस्था का संबंध था पंचायती कचहरी से, पंचायती कचहरी हुआ करती थी ये चारथान व्यवस्था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने लिखना है, बरम ताम्रपत्र। हाँ, एक ये करेक्शन था, इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया बच्चों। अब फिर इतना ध्यान मुझे भी नहीं रहता कि मैं बार बार उसको चेक करूं, ठीक है। और ये बरम ताम्रपत्र मैंने बहुत बार आपसे कहा कि इंपॉर्टेंट है। जब मैंने इस क्लास को पढ़ाया है, इससे पहले फैक्ट जब कराया या डीप जब पढ़ाया, तब भी मैंने कहा था कि बरम ताम्रपत्र बेसिकली ये है जगत चंद का, ठीक है, जगत चंद। अब इसके ब्रैकेट में आपने क्या लिखना है, इसके ब्रैकेट में लिखना है उद्योत चंद। क्या लिखोगे, उद्योत चंद। क्यों, हो सकता है कि कोई और बरम ताम्रपत्र भी हो, जरूरी नहीं है कि बरम में जगत चंद का ही मिला हो। बेसिकली अगर ऑप्शन आता है जगत चंद तो जगत चंद की ओर जाना, जगत चंद ऑप्शन नहीं जाएगा तो आप फिर उसकी ओर उद्योत चंद की ओर जा सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये वाला रहेगा, दोनों ऑप्शन आते हैं तो जगत चंद की ओर जाना, ठीक है। अगला लिखो, चंद प्रशासन में थातवान कौन होते थे, भूमिका स्वामी, मोस्ट इंपोर्टेंट, थातवान। चंद शासन में थातवान होते थे भूस्वामी, लिख दो। चंद शासन में थातवान किसको कहा जाता था, भूस्वामी को कहा जाता। अगला लिखना है आपको, कुसही नामक कर किन पर लगाया जाता था, ब्राह्मणों पे। कुसही कर किस पे लगता था, ये ब्राह्मणों पे, ब्राह्मणों पर लगने वाला कर जो था कुसही नामक कर, ठीक है। अगला लिखो, सुवांगी दस्तूर नामक कर किस पर लगाया जाता था, बीसी भूमि पर, यानी भूमि के अलग अलग टाइप होते थे, उस पे एक में सुवांगी दस्तूर लगता था। सुवांगी दस्तूर किस पर लगता था, बीसी भूमि पर। ये लैंड का टाइप होता था, जिस टाइप में बीसी भूमि जो लैंड होती थी उस पर जो टैक्स लगता था वो सुवांगी दस्तूर कहलाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, किस गोरखा सेनापति को दानवीर कर्ण भी कहा जाता है, रणजोर सिंह थापा। लिखो, दानवीर कर्ण किसको कहा जाता है, किस गोरखा सेनापति को दानवीर कर्ण कहा जाता है, रणजोर सिंह थापा। दानवीर कर्ण, दानवीर कर्ण किसको कहा जाता है, रणजोर सिंह थापा को क्या कहा जाता है, दानवीर कर्ण कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आपको इसके बाद, रण बहादुर चंद्रिका किसकी पुस्तक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मौलाराम की। रण बहादुर चंद्रिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, मौलाराम के द्वारा, ठीक है। रण बहादुर चंद्रिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, मौलाराम के द्वारा। मौलाराम, यानी रण बहादुर चंद्रिका किसके द्वारा लिखी गई पूछेगा तो मौलाराम के द्वारा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आपने लिखना है, नालापानी या खलंगा दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, बलभद्र सिंह थापा। नाला पानी ऑब्लिक खलंगा दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था बच्चों अपने बलभद्र सिंह थापा। बलभद्र सिंह थापा जी के द्वारा क्या किया गया था, नालापानी या खलंगा दुर्ग का निर्माण किया गया था। अगला देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा, ये क्वेश्चन अपने आप में देखने वाला है, आंग्ल गोरखा युद्ध के दौरान कौन सा अंग्रेज सेनापति मारा गया था, ठीक है। आंग्ल गोरखा युद्ध के दौरान कौन सा अंग्रेज सेनापति मारा गया था। अब इसमें दे रहा है गिलेस्पी है।
अब आंग्ल गोरखा युद्ध के दौरान तो ग्लेस्पी, आर्टोली, ये 2-3 हैं, तो अभी इस क्वेश्चन को एक बार स्किप कर देते हैं, इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पे छोड़ देते हैं। मैं इसको क्रॉस चेक करके आपको बताऊंगा, ठीक है। इसने ग्लेस्पी दिया है, मुझे थोड़ा सा इस पर डाउट है, जब मैं इसको सही किताब से जब देख लूंगा तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगला आपने लिखना है अंतिम रूप से संगौली की संधि कब हुई थी? 4 मार्च 1816 को, ठीक है। लिखो अंतिम रूप से संगौली की संधि पर हस्ताक्षर, अंतिम रूप से संगौली संधि पर हस्ताक्षर 4 मार्च 1816 को, ठीक है। 4 मार्च 1816 को अंतिम रूप से क्या हुई थी? संगौली की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट लिखना है आपको कुमाऊं कमिश्नरी को 2 जिलों कुमाऊं व गढ़वाल में कब विभाजित किया गया था? 1839 में, 1839 में, ठीक है। कुमाऊं कमिश्नरी का विभाजन लिखो, का विभाजन किसमें? कुमाऊं व गढ़वाल में। कब हुआ था? 1839 में। ऐसे लिखो कुमाऊं कमिश्नरी का विभाजन कुमाऊं व गढ़वाल में कब हुआ था? 2 जिलों में, 1839 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो ई गार्डनर कुमाऊं कमिश्नर कब बने थे? पहला कमिश्नर कुमाऊं का कौन है? ई गार्डनर। पहला कमिश्नर भी पूछेगा तब भी बन जाएगा, ठीक है। ई गार्डनर कुमाऊं कमिश्नर, ई गार्डनर कुमाऊं कमिश्नर कब बने थे? 3 मई 1815 को, ठीक है। यानी कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर कब बनाया गया था इनको? 3 मई 1815 को। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आपको चाइना वॉल नाम से किसको जाना जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप खुद ही लिख लीजिए, मैं बता देता हूं आपको। चाइना वॉल कहा जाता है राम बहादुर छेत्री को, ठीक है। लिखो चाइना वॉल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। फिर भी अब इसमें दिया है तो लिखो चाइना वॉल राम बहादुर छेत्री, ठीक, पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट लिखना है आपको बछेंद्री पाल को अर्जुन पुरस्कार कब दिया गया था? बछेंद्री पाल को अर्जुन पुरस्कार कब दिया गया था? 1986 में बछेंद्री पाल को अर्जुन पुरस्कार मिला था 1986 में, ठीक है। बछेंद्री पाल को अर्जुन पुरस्कार 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको हंसा मंडाल का संबंध किससे है? भारतोलन। हंसा मंडाल का संबंध किससे है? भारतोलन, भारतोलन, ठीक है। हंसा मंडाल संबंधित है भारतोलन से, हंसा मंडाल। और इसके ब्रैकेट में लिखो 2001 में इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने इसमें जो लिखना है वो लिखना है हंसा मंडाल का संबंध आपने लिखना है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने लिखना है अर्जुन पुरस्कार विजेता सुरेंद्र सिंह बल्दिया। अब इसमें ऑप्शन ही नहीं था, सुरेंद्र सिंह बल्दिया है नौकायन से, ठीक है। सुरेंद्र सिंह बल्दिया का संबंध है नौकायन, जो कल मैंने पर्वतारोहण बताया था ना, इसमें ऑप्शन ही नहीं था। सुरेंद्र सिंह बल्दिया पिथौरागढ़ में होते हैं बल्दिया, ठीक है। इनका संबंध है नौकायन से, आर्मी से, आर्मी रिटायर्ड है और नौकायन से इनका संबंध है, ठीक है। सुरेंद्र सिंह बल्दिया का संबंध लिखो नौकायन से, अर्जुन पुरस्कार भी इनको मिल सका है। अगला लिखो हरि सिंह थापा जिनको प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था, उनका संबंध लिख लीजिए मुक्केबाजी से। लिखो उत्तराखंड में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता, उत्तराखंड में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता, उत्तराखंड में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता हरि सिंह थापा का संबंध लिख लीजिए। हरि सिंह थापा का संबंध लिख लीजिए अपने आप में मुक्केबाजी से, ठीक है। हरि सिंह थापा किससे संबंधित है? मुक्केबाजी से। अगला क्वेश्चन लिखना है आपको प्रथम पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता घनानंद पांडे, यानी उत्तराखंड में प्रथम पद्म विभूषण मिला था, पद्म विभूषण जो पुरस्कार मिला था वो मिला था अपने आप में किसको? घनानंद पांडे को, ठीक है। प्रथम पद्म विभूषण, विभूषण घनानंद पांडे, घनानंद पांडे जी को प्रथम क्या मिला था? पद्म विभूषण पुरस्कार इसमें दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, ये नहीं आएंगे। राष्ट्रमंडल खेलों में प्रथम पदक प्राप्तकर्ता कौन था? हरि सिंह थापा। लिख लो राष्ट्रमंडल खेलों में प्रथम पदक विजेता हरि सिंह थापा, नहीं आएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एशियाई खेल में प्रथम स्वर्ण पदक विजेता पद्म बहादुर मल, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब नहीं आते क्वेश्चन, पहले आते लेकिन अपने नॉलेज के लिए, या क्या पता किसी दिन आ गया तो 1 नंबर का क्यों रिस्क है, ठीक है। पहले लिखा होगा आपने राष्ट्रमंडल खेलों में प्रथम पदक प्राप्तकर्ता उत्तराखंड से हरि सिंह थापा। दूसरा एशियाई खेलों में प्रथम स्वर्ण पदक विजेता लिखो पद्म बहादुर मल, ठीक है, पद्म बहादुर मल। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आपको माया टम्टा किससे संबंधित है? पहली मेजर जनरल है, ठीक है। प्रथम मेजर जनरल थी माया टम्टा, नहीं आने वाला है क्वेश्चन भी। अगला राज्य के प्रथम खेल रत्न पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया था? यानी हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है जसपाल राणा, ठीक हो। राज्य में प्रथम खेल रत्न पुरस्कार उत्तराखंड में प्रथम खेल रत्न पुरस्कार जो दिया गया था वो दिया गया था जसपाल सिंह राणा को। ये क्वेश्चन आप लोग देख लेना, जसपाल सिंह राणा को, ठीक है। जसपाल सिंह राणा, जसपाल सिंह राणा, जसपाल सिंह राणा को ये प्रथम खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए।
क्वेश्चन देखना है आपको, राज्य खेल पुरस्कारों में सर्वप्रथम देवभूमि शब्द जोड़ा गया, क्योंकि जो खेल रत्न है ना उसमें देवभूमि शब्द जोड़ा गया। लिखो राज्य खेल रत्न पुरस्कारों में देवभूमि शब्द जोड़ा गया। आगे से आप बोलते हैं ना देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार, ये जोड़ा गया 2015 में। राज्य खेल रत्न पुरस्कारों में देवभूमि शब्द जोड़ा गया। लिखो राज्य खेल रत्न पुरस्कारों में देवभूमि शब्द जोड़ा गया 2015 से। ठीक है, यानी खेल पुरस्कारों में लिखना है राज्य खेल पुरस्कारों में देवभूमि शब्द जोड़ा गया 2015 से। अगला लिखना है आपको, हॉकी खिलाड़ी सैयद अली का संबंध किस जिले से? नैनीताल से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब नहीं रहे। ठीक है, हॉकी खिलाड़ी सैयद अली का संबंध लिख लें नैनीताल जिले से। हिमाद्री थपलियाल किससे संबंधित है? निशानेबाजी से। इसको लिख लेना, हिमाद्री थपलियाल डैश करके निशानेबाजी, हिमाद्री थपलियाल डैश करके निशानेबाजी। आयरन बॉल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? त्रिलोक बसेड़ा को। अगला क्वेश्चन देखो, आयरन बॉल ऑफ अपने आप में क्या? इंडिया, आयरन बॉल ऑफ इंडिया त्रिलोक बसेड़ा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने लिखना है, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां। ये थोड़ा सा पता नहीं मैंने किस धुन में बोल दिया। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां नामक पुस्तक है भक्त दर्शन की, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये पातीराम बोल दिया मैंने, पातीराम की कुछ और है। ठीक है, पातीराम की गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न है। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां नामक पुस्तक किसकी है? भक्त दर्शन की। और जो पातीराम मैंने कल इसको बताया था, पातीराम की ये नहीं है, पातीराम की गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न। ठीक है, अगला लिख रहा आपको, मसूरी मेडले नामक पुस्तक किसकी है? गणेश शैली की। ठीक है, मसूरी मेडले नामक पुस्तक किसकी है? गणेश शैली की। मसूरी मेडले नामक पुस्तक लिख लीजिए, गणेश शैली की। ठीक है, इसके बाद आता है, गीता का गढ़वाली अनुवाद किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। दो व्यक्ति हैं, उमादत्त नैथानी व नंद किशोर। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, गीता का गढ़वाली अनुवाद, गीता का गढ़वाली ट्रांसलेशन कर दिया था उसका। ठीक है, अनुवाद किसने किया था? ये है अपने आप में उमादत्त नैथानी व नंद किशोर। उमादत्त नैथानी व नंद किशोर, इन दोनों ने क्या किया था? गढ़वाली का क्या किया था? गीता का गढ़वाली में अनुवाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखना आपको, कुमाऊं की चित्रकला किसकी रचना है? कुमाऊं की चित्रकला किसकी रचना है? यशोधर मठपाल की। कुमाऊं की चित्रकला किसकी रचना है? यशोधर मठपाल की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आपको, कुमाऊनी लोकगाथा मालूशाही को पुस्तक का रूप किसने दिया? मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, कुमाऊनी लोकगाथा मालूशाही को पुस्तक का रूप किसने दिया? कुमाऊनी लोकगाथा मालूशाही को पुस्तक का रूप, कुमाऊनी लोकगाथा मालूशाही को पुस्तक का रूप किसने दिया था? ये तीन लोग थे बच्चों, उर्वी दत्त, रमेश पंत और यमुना दत्त। उर्वी दत्त, रमेश पंत और यमुना दत्त। ठीक है, इन तीन लोगों ने दिया था इसको, यमुना दत्त, इन तीन लोगों ने दिया था। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि मालूशाही जो कुमाऊं की लोकगाथा है इसको पुस्तक के रूप में किसने साँचा दिया था, यानी ढांचा दिया था। ठीक है, अगला लिखना है, उत्तराखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना है? 0.83%। लिखो, उत्तराखंड की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना है? 0.83%। ठीक है, ये क्वेश्चन भी देख लेना, उत्तराखंड की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 0.83%। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, उत्तराखंड की कुल जनसंख्या में शिशुओं का प्रतिशत कितना है? यानी शिशु कितने हैं? 13.44%। ठीक है, तो ये 2011 के आंकड़ों के अनुसार। अब नेक्स्ट जनगणना जब होगी उसके बाद देखेंगे। उत्तराखंड की जनसंख्या में शिशुओं का अनुपात लिख लिया होगा आपने। अगला लिखना है आपको, ऑपरेशन ब्लू एंजल का संबंध किससे है? मालपा घटना। एक बार पिथौरागढ़ जिले में हुआ था ना मालपा कांड, मालपा पूरा गांव ही उसमें बर्बाद हो गया था तबाह। ठीक है, ये आपदा थी, मालपा घटना यानी ऑपरेशन ब्लू एंजल। ऑपरेशन ब्लू एंजल का संबंध किससे है? अपने आप में मालपा घटना से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आपको, जौलजीबी मेले की शुरुआत किसने की थी? गजेंद्र बहादुर पाल ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ जिले में होता है जौलजीबी का मेला और इसकी शुरुआत की थी गजेंद्र बहादुर पाल ने। ठीक है, जौलजीबी मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, जौलजीबी मेला, इसकी शुरुआत की थी गजेंद्र बहादुर ने। ठीक है, क्या लिखोगे? गजेंद्र बहादुर पाल, गजेंद्र बहादुर पाल, जीबीपी लिख दिया मैंने इसको। ठीक है, गजेंद्र बहादुर पाल। अगला क्वेश्चन आपने लिखना है, जलियांवाला बाग की घटना की स्मृति में कौन सा मेला आयोजित किया जाता है? थल मेला। लिखो, जलियांवाला बाग घटना की स्मृति में कौन सा मेला होता है? जलियांवाला की स्मृति में कौन सा मेला आयोजित होता है? थल मेला। और थल मेला कहाँ लगता है? पिथौरागढ़ जिले में लगता है। ठीक है, पूर्वी रामगंगा के तट पर। अगला क्वेश्चन लिखना है, जौलजीबी को राजकीय मेला कब घोषित किया गया था? जौलजीबी मेला को राजकीय मेला, लिखो राजकीय मेला, वर्ष
2014 में इसको क्या किया था, राजकीय मेले का दर्जा मिला था। ठीक है, अगला लिखना है, जिम कॉर्बेट ने अपनी पुस्तक मेन ईटर ऑफ कुमाऊं में किस मेले का उल्लेख किया है, बगवाल मेला। ठीक है, लिखो, जिम कॉर्बेट ने अपनी पुस्तक मेन ईटर ऑफ कुमाऊं में किस मेले का उल्लेख किया है, बगवाल मेला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बगवाल मेले का इसमें क्या किया है उसने, मेन ईटर ऑफ कुमाऊं में उल्लेख किया है। ठीक है, अगला लिखना है आपको, पाताल रुद्रेश्वर गुफा कहाँ है, चंपावत में। ठीक है, बहुत बता रखा है डिस्ट्रिक्ट सीरीज में, पाताल रुद्रेश्वर गुफा लिख लीजिए चंपावत में। साथ ही साथ लिखिए, वीर गब्बर सिंह मेले का आयोजन कब होता है, 21 अप्रैल को। वीर गब्बर सिंह मेला कब आयोजित होता है, 21 अप्रैल को। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में, वीर गब्बर सिंह मेला 21 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप लोग, हिमालय महोत्सव के नाम से किस अन्य मेले को जाना जाता है, नौठा कौतिक। एक चमोली में लगता है नौठा कौतिक, नंदीकर्ण प्रयाग के आसपास, नंद प्रयाग के आसपास, नौठा कौतिक, इसी को कहा जाता है हिमालय उत्सव। ठीक है, हिमालय उत्सव, छोटा सा लिख रहा हूं मैं, आप लोग सुन लेना, हिमालय उत्सव नौठा कौतिक को ही कहा जाता है। ठीक, अगला लिखना आपको, पांडवों के जीवन से जुड़ा उत्सव कौन सा है, खकोटी मेला। ठीक है, पांडवों के जीवन से जुड़ा उत्सव कौन सा है, खकोटी मेला। खकोटी मेला, ये जो मेला है पांडवों के जीवन से जुड़ा हुआ क्या है, उत्सव कौन सा है, खकोटी मेला। अगला लिखना है, कंडाली उत्सव कितने वर्षों में मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंडाली उत्सव 12 वर्षों में मनाया जाता है। ठीक है, देखो, कंडाली उत्सव ये मनाया जाता है 12 वर्ष के अंदर। ठीक है, प्रत्येक 12 वर्ष में एक मेला मनाया जाता है, कंडाली उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, उत्तराखंड का 5वां धाम यात्रा किसे कहा जाता है, खतलिंग रुद्रा देवी को। ठीक है, लिखो, उत्तराखंड का 5वां धाम यात्रा, खतलिंग रुद्रा देवी। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, 5वां धाम यात्रा, उत्तराखंड का 5वां धाम यात्रा खतलिंग रुद्रा देवी को। अंत के 2 क्वेश्चन सुन लो। ठीक है, लिखूंगा नहीं मैं बोर्ड पे। एक है, नंदा राजजात का पहला पड़ाव कौन सा है, इसका पहला पड़ाव है नौटी। क्या है, नौटी ईड़ा बधानी बोला जाता है इसको, नौटी डैश ईड़ा बधानी। ठीक है, यानी नंदा राजजात यात्रा का पहला पड़ाव लिखोगे नौटी डैश ईटा बधानी, ये इसका क्या है, पहला पड़ाव है। और लास्ट क्वेश्चन लिखो, नंदा राजजात में महिलाओं का जाना कहां तक स्वीकृत है, पातर नौचनिया तक। पातर नौचनिया तक महिलाओं का जाना कहां तक स्वीकृत है, यहां दिख रहा होगा पातर नौचनिया। ठीक है, पातर नौचनिया तक महिलाएं जाती हैं। और जो नंदा राजजात यात्रा का पहला पड़ाव है नौटी ईटा बधानी। ठीक है, ये था ये क्लास, मुझे फालतू की दोबारा देनी पड़ी, कुछ ह्यूमन एरर मान के चलिए, मानवीय भूल या मानवीय चूक मान के चलिए, इस वजह से ये क्वेश्चन आपका रिवाइज भी करा दिया, दोबारा भी करा दिए। होपफुली ये क्लास आपकी समझ आई होगी, इसको आप लोग रिवाइज कर लेना। कल हम लोग क्रैश कोर्स की क्लास देखेंगे और आने वाले संडे को हम लोग फाउंडेशन बैच की नींव रखेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।